नाउ साउथ एशिया में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और भारत पे एक डायरेक्ट खतरा आ रहा है। एक एक करके अगर आप सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट देख लीजिए। रिसेंटली बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मालदीव्स में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और उसके कारण भारत के स्टेट्स में क्या हो रहा है। जम्मू में कभी टेररिज्म की बात नहीं आती थी, जम्मू में उसी तरीके से मणिपुर बर्निंग, इसमें प्योरली एक ग्लोबल एंगल है। और अब हम मतलब भारतीयों को हमें बहुत मैच्योर होना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर डिज़ाइन में एक फॉरेन हैंड होता है और कब ये फॉरेन हैंड बस पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए या कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्जॉल्व करने के लिए बोल देता है कि हाँ हाँ किसी ने करवाया होगा, किसी ने करवाया होगा। मतलब हर चीज़ साजिश नहीं होती, बट जहाँ पे साजिश होती है वहां पे हमें समझ आना चाहिए। वी हैव टू बी दैट मैच्योर, क्योंकि जो ग्लोबल डिजाइन्स हैं, क्योंकि अगर कभी भी साजिश होती है तो वो अकेले नहीं होती, मतलब वो बहुत आइसोलेटेड नहीं होती, या तो उसके ग्लोबल एग्जांपल्स रह चुके होते हैं या आसपास के रीजन्स में ऐसी चीजें चल रही होती हैं। तो सडनली आप देखेंगे कि बिग बॉस की जो रिश्तेदारी है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये आप तब देखेंगे जब हम रशिया से तेल गैस थोड़ा ज़्यादा लेने लगते हैं, जब ज़ेलेंस्की को हम सपोर्ट नहीं करते। अब ये व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की, ये जोकर को सपोर्ट करना, इससे मिलना, 20 घंटे प्राइम मिनिस्टर का वहाँ ट्रैवल करना, इससे आपको समझ आ जाएगा कि बिग बॉस का बहुत प्रेशर था। नहीं तो मैं आपको बहुत ऑनेस्ट कह रहा हूँ, 20 घंटे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ट्रेन पर बैठ के इतनी रिस्क लेके, और व्लादिमीर पुतिन वहां पे तोप के गोले रोक के बैठे हैं कि भाई ठीक है मिल के आ जाओ यार, ठीक है। तो आप सोचो ना, ये दिस इज अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रशिया के साथ और यूएस के साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस। और उसमें क्या हो रहा है, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन व्हाट, जम्मू। और देखिए इसमें एक सेकंड एंगल ये होता है कि आप हमेशा एक डिस्टेबलाइज्ड रीजन में आपको वेपन्स की जरूरत पड़ती है, और वेपन सिस्टम्स आपको पता है पूरी दुनिया का ग्लोबल सप्लाई चेन का कहां से आता है। मणिपुर की कहानी मैंने आपको बोला बार बार, इसे बोला जाता है एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, बट इसमें एक एंगल है जो लोग इग्नोर करते हैं, और वो है एक माइग्रेशन का एंगल। और वो माइग्रेशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब सिविल वॉर कहीं आसपास चल रहा होगा तो नेचुरल सी बात है लोग माइग्रेट करेंगे, और अगर लोग माइग्रेट करेंगे तो वो जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनका जो डेमोग्राफी है वो चेंज होगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी। और उसके कारण आप देखेंगे कि हमारे जो कुकी ट्राइबल भाई हैं वो भी मारे जाते हैं, और मेती भी मारे जाते हैं, जो वैली पीपल हैं। अब एक चीज समझिए कि मणिपुर बर्न हो रहा है, बट इसके जो तार हैं वो बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं, म्यांमार से भी जुड़े हुए हैं। एक कुकी चिन स्टेट की बात आती है जो शेख हसीना ओपनली कह देती हैं कि भारत को, बांग्लादेश को, म्यांमार को तोड़ के एक नया क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं। उसी टाइम में आप देखेंगे कि जितने खालिस्तान के प्रोटेस्ट होंगे वो हमेशा ग्लोबल होंगे, वो हमेशा बाहर की धरती में होंगे, और वो हमेशा मतलब इंडिया के कॉन्सुलेट या इंडिया के कॉन्सुलेट में जो भी मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ काम, उनको टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको, दुनिया को पता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफेंस अटाशे काम करते हैं, बहुत सारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, डिफेंस इंटेलिजेंस के लोग, वो वहाँ जाते हैं एज डिफेंस अटाशे। तो उनको टारगेट करना, उनका नाम एक्सपोज करना, उनको पब्लिकली नेम शेप करना, ये सब काम, और एसेंशियली वेस्टर्न जो मीडिया है और फ्री स्पीच, इसको यूज़ करना। फिर आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में एक क्लियर मेडलिंग थी। इलेक्शन में पूरी ग्लोबल जितनी एजेंसीज थी सबने भारत के इलेक्शंस में दबा के मेडलिंग की है। और जैसे भारत स्ट्रांग होता जाएगा, ये सारे रिपोर्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ आज, वो सारे रिपोर्ट्स आपको भारत खुद ही डिक्लासिफाई करता जाएगा। बट यहाँ ज़रूरी ये है कि हमें यूनाइट होकर रहना है और भारत को ग्रो करना है। 20 साल शांति से अगर दबा के हमने ग्रो कर लिया तो फिर आप कभी देखेंगे नहीं कि कोई हमारे साथ ये सब कर सकता है। तो अब ये देखा जा रहा है कि पटरियों पे कोई सीमेंट, कोई कंक्रीट लगा रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है। और ये एसेंशियली आपको थोड़ी याद आ रही होगी कुछ कहानी, जनरल बिपिन रावत जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, कुछ याद आया? इब्राहिम रईसे का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो कनेक्ट करिए डॉट्स, ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होते। बट एनी विच वे, ये जो वंदे भारत, ये जितनी ट्रेन्स हैं जिसमें एसेंशियली प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक तरीके से हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं इंडियन रेलवेज, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं उनकी फुस्सी निकालना, ये इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें वंदे भारत ट्रेन पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि बार बार ये सैबोटाज ऑपरेशंस में फंस रही है किसी तरीके से। कोई कंक्रीट लगा हुआ है, कहीं लोहे की वो लगी है, और मतलब सफिस्टिकेटेड है, ऐसे हल्के फुल्के में नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन
पलटे और लोगों में मतलब डेथ हो, तो पीपल डोंट कॉम्प्रोमाइज, मतलब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अपने पूरी फैमिली को दिखाइएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाता है और ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा लोगों के साथ ये कॉन्वर्सेशन शेयर करें ना। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट, अब ये जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का जो एक तरीके से जो टेररिस्ट है जो इन्वॉल्व है इसमें, ये कहता है कि ऐसे और अटैक्स करो। कैसे अटैक? कि इंडिया की जितनी रेलवेज है ना, इसको एकदम मतलब डिस्ट्रॉय कर रख दो, पटरियां जाम कर दो, इसमें लोहे लगा दो, सरिया लगा दो और मतलब डिस्टेबलाइज कर दो। तो ये 0.5 जो एक्टिवेट करने की बात है ना, ये वो करने की कोशिश है बाहर से ये टेलीग्राम वगैरह से मैसेज ऐसे भेजे ना। एक एक करके पूरे रीजन को हमें एनालाइज करना पड़ेगा और आपको एंड में कंक्लूजन समझ आएगा कि भारत को चेक तो किया ही जा रहा है, भारत कट्टू साइज कर रहा है। देखिए, पहले चाइना करता था, अब यूएस भी कर रहा है। अब प्योरली आपको समझ आएगा कि कट्टू साइज किया जा रहा है, औकात दिखाई जा रही है। आप समझिए, ये हमें समझना पड़ेगा। कभी भी हम जीतते हैं तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कभी हम हारते हैं तो उससे सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ग्रेट पावर बनना है। अगर आपको ग्रेट पावर बनना है तो आपको ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी समझ आनी चाहिए। और इसीलिए हम चारों तरफ देखेंगे। मालदीव्स देखिए, मालदीव्स किसके गोद में है? बताइए मुझे, मालदीव्स किसके गोद में है? मालदीव्स चाइना के गोद में है। बट चाइना के गोद में आने से पहले ये मोहम्मद मुइज़ू क्या कोशिश करता है? इंडिया आउट। क्या कहता है? इंडिया आउट। तो इंडिया आउट से चाइना ने धक्के मार के किसे निकाला? भारत को। अब मालदीव से धक्के मार के चाइना को कौन बाहर निकालना चाह रहा है? यूएस कह रहा है ये आइलैंड भी हम लेंगे। ठीक, तो यहां पे एक पावर कंपटीशन चल रही है जिसमें इंडिया हार गया, मालदीव्स पहला हो गया। श्रीलंका को देख लेते हैं। तो श्रीलंका में राजपक्सा, ये गोडबाया राजपक्सा। अब ये गोडबाया राजपक्सा, ही वॉज अ क्लियर मैन ऑफ चाइना, प्योर। मतलब ये अपनी पूरी कंट्री को ना लीज पे दे सकता था चाइना को। ठीक है, इतना इसको पैसा मिल रहा था। मतलब एब्सोल्युटली करप्ट मैन, सब कुछ, मतलब कोई कंट्री वंट्री की सोवरेनिटी कुछ नहीं है इस बंदे में, सब कुछ बेच के खा गया था। ही इज एंटी इंडिया, ध्यान सुनिए, एंटी इंडिया, प्रो चाइना। इसका मतलब राजपक्सा को हटाया गया धक्के मार के और उसके बाद एक टूटी फूटी सरकार ला दी गई, टूटी फूटी कोलिशन, ताकि ना चाइना का काम हो पाए ठीक से, ना भारत का हो पाए, ना यूएस का। मतलब आज देखिए कि कोशिश क्या होगी कि श्रीलंका को भी वैसी स्थिति में कर दें कि कोई डोमिनेट ना कर पाए। इसका मतलब अगर कोई ऐसा काम हो जो किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट में जा रहा हो, कि अगेंस्ट जा रहा हो, तो उसको वीटो करवा दिया जाए। सेम स्थिति हमने नेपाल में क्रिएट कर रखी है, जहां पे भारत, चाइना और यूएस का इन्फ्लुएंस है 33% में बट चुकी है कंट्री। याद रखिएगा, जो कहानियां सुना रहा हूं, फिर आपको समझ आएगा कि क्यों ये सब बोल रहा हूं। यह म्यांमार। अब म्यांमार में 2021 में पूरा सिविल वॉर शुरू हो गया, ये मिलिट्री कू, सब कुछ एक साथ। मतलब पहले मिलिट्री कू होता है 2021 में, फिर सिविल वॉर शुरू हो जाता है। तो ये मिलिट्री कू को सपोर्ट कौन करता है? चाइना। चाइना रेबल से भी बात करता है और इस साइड के जो रेबल्स है ना, उससे यूएस बात करता है। इंडिया के बॉर्डर से लगे हुए रेबल्स से भारत बात करता है। मतलब चाइना, भारत और यूएस वो म्यांमार में खेल रहे हैं और वही 33 सब इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। म्यांमार में आज किसी की सरकार नहीं है, सिविल अनरेस्ट है। ठीक, अच्छा, यहां पे एक चीज समझिए कि बैक टू बैक बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है। तो बांग्लादेश में देखिए, बड़ी सिंपल सी कहानी थी कि बांग्लादेश में शेख हसीना अकेली भारत की दोस्त थी, चाइना की भी दोस्त थी और रशिया की भी दोस्त थी। तो अब यूएस की तो दोस्त नहीं है ना, यूएस को तो बार बार काटती थी। तो जो यूएस के साथ आप जो अगर रिलेशनशिप रखेंगे ना, तो यूएस को एक चीज तो पक्की चाहिए, प्राइमेसी चाहिए, कि अगर कभी हार्ड लाइन रख दिया यूएस में, तो यूएस की बात आपको सुन लेनी चाहिए। नहीं सुनोगे तो ये सब होता रहेगा। तो 45 मिनट दिए गए, धक्के मार के निकाल दिया कंट्री से। ठीक है, और आपने देखा होगा इस धक्के मारने से पहले बड़े सारे यूट्यूबर्स ने शेख हसीना को डिक्टेटर बोल के वीडियो बनाई थी। वो जितने लोग हैं वो पेरोल पे हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं। आप इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, इनकी बातों को ट्रस्ट मत किया करिए। दे आर एसेंशियली एक्टिंग एज अ स्टूज ऑफ द स्टेट। कौन सा स्टेट? आपको समझ आ चुका है, बिग बॉस के लिए काम करते हैं ये लोग इनडायरेक्टली, अरे पैसे के लिए काम करते हैं एसेंशियली। सो व्हाई शेख हसीना हैड टू फ्ली, ये पुरानी कहानी है। अब देखिए, वो डेमोक्रेसी लेने आए थे,
बट वो लेके क्या जा रहे हैं, जमात इस्लामी। तो बांग्लादेश रिवोक्स बैन ऑन जमात इस्लामी बांग्लादेश, इट्स स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश फ्रीज एबीटी, ठीक है। अब एबीटी छोड़िए, चीफ जशीमुद्दीन रहमानी, एसेंशियली अल-कायदा पूरे इंडियन सब कोऑर्डिनेट का एक तरीके से ये माइंड है, बिकॉज ही ब्रेन वॉशेस द पीपल। तो ये बंदा बंद था और इंडिया ने ऑब्वियसली प्रेशर डाला है। आपको क्या लग रहा है कि जमात इस्लामी और इन सबको रोकने के लिए क्या भारत ने प्रेशर नहीं दिखाया था शेख हसीना पे? तो भारत सिक्योर हो रखा था शेख हसीना के कारण। हमें इतना ही मतलब है ना, शेख हसीना अपने लोगों को मारे, जिए मरे, हमें क्या मतलब है? मतलब व्हाट डू यू केयर? आप समझ रहे हैं ना? हाँ, हम बहुत फर्स्ट यू केयर अबाउट योर होम, फर्स्ट यू इंश्योर अबाउट योर कंट्री। और अगर मैं बांग्लादेश का होता तो आई वुड ऑल्सो थिंक अबाउट माई कंट्री। इट्स वेरी ऑनेस्ट लाइक दैट। मैं अगर पाकिस्तानी होता तो मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता। उसी तरीके से पहले तो मैं भारत के इंटरेस्ट देखूंगा ना, या पहले मैं बोलूंगा कि नहीं ह्यूमैनिटी फर्स्ट। थिंक अबाउट इट, देयर आर एटलीस्ट 100 कंट्रीज जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, और उन 100 कंट्रीज में हर जगह कचरा टाइप की गवर्नमेंट है, कचरा टाइप के लोग हैं। मैं सबको ठीक थोड़ी ना कर सकता हूं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई कंट्री, दैट्स इट। तो बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है कि ये जो फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी आप लेके आए हैं, इसमें लोगों को बुचर कर करके मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और डिमांड क्या आ रही है कि भाई ये भेज दो जरा शेख हसीना को, क्योंकि हम उसे जेल में डाल के उसे वैसे ही चक्की पिसवाना चाहते हैं जैसे उसने हमारे साथ किया है। तो वो उनकी अपनी कहानी, बट थोड़ा पाकिस्तान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो बांग्लादेश वाली कहानी है ना, इससे हमें एक थोड़ी सीख मिलेगी। बांग्लादेश में हुआ क्या? बांग्लादेश में चाइना को हटाया, भारत को हटाया, रशिया को हटाया, और लाया किसे किया? प्रो पाकिस्तान यूएस। ध्यान से सुनिएगा, प्रो पाकिस्तान यूएस, कह लीजिए न्यू पाकिस्तान सपोर्टेड बाय यूएस। इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ये जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं, दे रियली लव द टू नेशन थ्योरी। अगेन दे आर बिलीविंग इन द टू नेशन थ्योरी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब जब हमारा बंटवारा हुआ तो दे रियली वांटेड इट, आज भी दे वांट इट, आज भी दे सपोर्ट इट, और आज भी दे वांट रेडिकल पीपल। उनको चाहिए ऐसे कुछ ग्रुप्स बने एबीटी, फिर वो इनको सैंक्शन करे, फिर बांग्लादेश को ब्लैकमेल करें और बांग्लादेश की रिसोर्सेज जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ करा लें। तो जमात इस्लामी वाली ऑर्गेनाइजेशंस यूएस को एक पावर देती हैं यहां पे कि ओए बांग्लादेश इधर आ, बैठ सामने, हाँ बहुत तुमने 12-14 टेररिस्ट बना के 2-1 एयरबेस बेस, वरना सीधा कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, लगाओ एक झापड़। ऐसी बात होती है? आपको क्या लगता है इज्जत से बात होती है? बांग्लादेश से इज्जत से बात होगी? मतलब यूएस का क्या क्या, मतलब इनका वो मोहम्मद यूनुस है, वो ऐसे घूमता है पूंछ हिला के इन फ्रंट ऑफ हिलरी क्लिंटन, जिसके पास एक्चुअली में आज के डेट में कोई, यू डोंट हैव अ पोजीशन भाई, दैट इज द रियलिटी। और ऊपर से उसको पैराड्रॉप किया गया है। पाकिस्तान की बात समझिए थोड़ी, ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बन्नू में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये जो बन्नू में जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये एसेंशली कौन कर रहे थे? तो ये पश्तून थे। तो पश्तून मतलब एन मास। तो ये एरिया जो पूरा पाकिस्तान का है, ये एक तरीके से आज़ादी मांग रहा था, और अब आज़ाद मतलब सेल्फ गवर्निंग है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये अफगानिस्तान के डायरेक्शन चले जाएगा। मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी है पाकिस्तान तालिबान, जिसको टीटीपी ये लोग बोलते हैं, तो धीरे धीरे ये अफगानिस्तान के डायरेक्शन में चले जाएगा। और बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में क्या हुआ? ऑपरेशन हेरोफ 130 प्लस है ना, पंजाबी को ढूंढ ढूंढ के मारा बलोचों ने। तो मतलब आज क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान का ऑपरेशन इधर चल रहा है, पश्तूनों का ऑपरेशन इधर चल रहा है। तो इनको ये लगता है, इनकी स्टैब्लिशमेंट को ये लगता है इन ऑपरेशन में भारत मुलव्विस है। तो ये क्या करते हैं, हमें तंग करने के लिए बांग्लादेश में जमात इस्लामी बना के चलते हैं, नेपाल बॉर्डर से स्मगलिंग करते हैं, चिकन नेक में डेमोग्राफी चेंज करवाते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्लीपर सेल डलवाते हैं। यही है पाकिस्तान का काम। और पाकिस्तान एक भाड़े का टट्टू है। तो अगर चाइना भी बोलेगा उसे कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करो, पाकिस्तान बोलेगा मेरे तो बल्ले बल्ले, ये तो मेरा खुद का इंटरेस्ट है, बस आप पैसे दे दो पाजी, जस्ट गिव मी द मनी पाजी, प्लीज प्लीज सम लिटिल मनी, ठीक है। तो ये करके चाइना से भी पैसे लेगा, फिर थोड़ा पाजी प्लीज मुझे $100 और दे दो, फिर यूएस से भी $100 लेगा, और वही काम करेगा जो उसने करना है, टू नेशन थ्योरी को बिलीव करते हुए भारत को हार्म। तो ये सारे जो आपको ऑपरेशंस दिख रहे हैं, उसके बाद
फरातुल्ला गोरी, मतलब दीज आर यूजलेस पीपल यार। माल न्यूट्रिशन लग रहा है, ठीक से खाना वाना खाओ, ठीक से ढंग से कपड़े पहनो। व्हाट इज हैपनिंग टू दीज पीपल? ठीक है, खाना वाना मतलब इन्फ्लेशन वगैरह देखो। और फिर ये बात आती है कि जो बाइडन, तो जो बाइडन की लिबरल पॉलिसी कहने के लिए एक लिबरल है, बट जो वॉर ये फैला रहे हैं, मतलब पूरी पूरी दुनिया में से वॉर, तालिबान को $200 मिलियन हफ्ते दे रहे हैं, हफ्ते $200 मिलियन। मतलब यहां पे आपने तालिबान को खुला राज दे दिया, रेडिकल्स को। पाकिस्तान में आपने रेडिकल्स को एम्पावर करके बांग्लादेश में ऑपरेशन करवाया। तो पाकिस्तान का जहां पे भी नेटवर्क है, चाहे म्यांमार में है, बांग्लादेश में, नेपाल में, उसको सबको आप यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट द प्रो चाइना एरियाज इनटू प्रो यूएस एरियाज। और साइमल्टेनियसली सब भारत को मिलके एक साथ हट कर रहे हैं। और इसीलिए भारत को आज बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जो पुरानी कहानी थी ना कि भाई ये हमारा नेबरहुड है, अब देखिए कोई अब कंट्री बच नहीं गई है। ईरान के साथ आप ईरान को दूर ही रखें इस पूरी कहानी से, तो छोड़िए, ईरान की कहानी किसी और दिन करेंगे। बट अफगानिस्तान आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, पाकिस्तान तो इसने ब्लॉक कर रखा है, चाइना ब्लॉक्ड, नेपाल इज अगेन डिवाइडेड, भूटान अलोन किंगडम शांति से बैठा हुआ है, और बांग्लादेश नाउ गॉन टू, मतलब इसको बोलिए वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, म्यांमार सिविल वॉर, डिवाइडेड कंट्री, ये टूटेगा। और श्रीलंका और म्यांमार अच्छे से टूटेगा, मतलब मे बी 3 कंट्रीज 4 कंट्रीज, पूरा वो लाओस कंबोडिया ऐसे बना देंगे। और फिर मॉलडीव्स का कोई साइड स्टेट है, बैंक्रप्सी, श्रीलंका इलेक्शंस। तो आप चारों तरफ ये देखिएगा कि भारत आज के डेट में एक थिन मेजॉरिटी के साथ अपने अंदर रेलवेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब आप समझिए कि अगर रेलवेज में ये एक्सीडेंट थोड़े बढ़ रहे हैं और ऐसी चीजें अब पाकिस्तान वाले खुले आम बोल रहे हैं, तो अब तो आपको समझ जाना चाहिए, यू कनेक्ट द डॉट्स। यहां पे एक कोशिश है कि जो इंडिया की एक जो पीस, एक शांति जो चल रही है, वो स्टेट बाय स्टेट, रीजन बाय रीजन, एक एक करके डिस्टेबलाइज किया जाए। और इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा अवेयरनेस हो, सारे भारतीय लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। हर स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी, कहीं पे भी रहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, कोई भी आइडियोलॉजी है, कोई भी धर्म है, कोई भी कास्ट है, कुछ भी है, बस एक चीज याद रखिए, भारत शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।